नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला इस बलिया का और मैं अनूप उपाध्याय। साथियों, कल्पना कीजिए कि अगर आज नेपाल केवल एक छोटा हिमालयी देश ना होकर एक ऐसा राष्ट्र होता जिसकी सीमाएं पश्चिम में शिमला से लेकर पूर्व में दार्जिलिंग और सिक्किम तक और दक्षिण में गोरखपुर, बहराइच, पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून से लेकर बलिया तक फैली होती, तो दक्षिण एशिया का नक्शा कैसा दिखता। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब गोरखा साम्राज्य की सेनाएं हिमालय के विशाल भूभाग पर अपना झंडा लहरा रही थी। क्या भारत के कुछ वर्तमान जिले कभी नेपाल के अधीन थे? क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल से विशाल क्षेत्र छीन लिया? और क्यों आज भी नेपाल के कुछ राष्ट्रवादी समूह ग्रेटर नेपाल की मांग उठाते हैं? क्या यह सब केवल एक इतिहास की भूली हुई कहानी है, या फिर आधुनिक दक्षिण एशियाई राजनीति का एक ऐसा मुद्दा जो आज भी भारत नेपाल संबंधों को प्रभावित करता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे 250 साल पुराने इतिहास की उस यात्रा पर जहां गोरखा साम्राज्य का उदय हुआ, जहां एंग्लो नेपाल युद्ध ने पूरे क्षेत्र का भविष्य बदल दिया, जहां सुगौली संधि ने दक्षिण एशिया का नक्शा दोबारा बनाया और जहां से जन्म हुआ एक विवादित अवधारणा का ग्रेटर नेपाल। इस वीडियो में हम तथ्यों, इतिहास, युद्धों, संधियों और आधुनिक राजनीतिक दावों का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के बदलते भू राजनीति की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और आज का टॉपिक है नेपाल इतना छोटा कैसे हुआ, ग्रेटर नेपाल की सच्ची कहानी क्या है, इतिहास के पन्नों में कौन सा सच जो है वो छिपा हुआ है। क्या कभी इतना बड़ा था नेपाल, यानी कि ग्रेटर नेपाल की बात हो रही। साथियों, नेपाल की कहानी केवल एक देश की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे राज्य की कहानी है जिसने छोटे से पहाड़ी साम्राज्य से उठकर पूरे हिमालय क्षेत्र की राजनीति को बदल दी। आज जिस नेपाल को हम जानते हैं वह हमेशा से ऐसा नहीं था। 18वीं शताब्दी के मध्य तक हिमालय क्षेत्र दर्जनों छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। पश्चिम में 22 राज्य, पूर्व में 24 राज्य और काठमांडू घाटी में काठमांडू, पाटन, भक्तपुर जैसे स्वतंत्र नगर राज्य मौजूद थे। इन राज्यों के बीच अक्सर संघर्ष होता रहता। कोई भी शक्ति इतनी मजबूत नहीं थी कि पूरे क्षेत्र को एकजुट कर सके। लेकिन इसी दौर में एक छोटे से पहाड़ी राज्य गोरखा से एक ऐसे शासक का उदय हुआ जिसने इतिहास की दिशा को बदल दी, और उनका नाम था पृथ्वी नारायण शाह। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये 1760 से लेकर 1816 का नेपाल दिख रहा है। अगर हम इसके पश्चिम में देखें, जो कि आपको ये ग्रीन कलर से दिख रहा है, तो इसका विस्तार आप देखेंगे तो गढ़वाल से लेकर ये पीछे सिख स्टेट तक आपका है ना, यहां आपको कांगड़ा दिख रहा है। दक्षिण में आएंगे तो आपको तराई का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। पूरब में आएंगे तो आपको सिक्किम का क्षेत्र, जो कि भूटान के साथ सीमा साझा करता है। धीरे धीरे समय के साथ साथ जो है इसका आकार जो है वो छोटा हुआ। गोरखा जो है वो 1815 तक जो है वो गोरखा का शासन यहां से सिमटना शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं साथियों, आपके स्क्रीन पर ये ग्रेटर नेपाल का मैं मैप इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आज हमारे कई व्यूअर्स इसी की बात करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस इतिहास के पन्नों को एक बार पलट दिया जाए और सभी के लिए इस पूरी कहानी का सच आपके सामने ला दिया जाए। तो ये आपको विस्तार दिख रहा है, और विस्तार में आप देखेंगे तो इसका विस्तार बांग्लादेश तक आपको देखने को मिलेगा। हमने कहा कि कोई नहीं था, फिर आए गोरखा शासक जिनका उदय ही इतिहास को बदलने के लिए था। नाम था उनका पृथ्वी नारायण शाह। 1743 में पृथ्वी नारायण शाह 20 वर्ष की आयु में गोरखा राज्य के जो है वो राजा बने। उन्होंने हिमालय की राजनीतिक स्थिति को जो है वो अलग नजरिए से देखा, और अलग नजरिए से देखने के बाद उन्होंने महसूस किया कि यदि पहाड़ी राज्य आपस में लड़ते रहे तो बाहरी शक्तियां, विशेषकर बढ़ती हुई ब्रिटिश शक्ति, एक दिन पूरे क्षेत्र पर प्रभाव स्थापित कर लेंगे। इसलिए उन्होंने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया, सभी पहाड़ी राज्यों को एकीकृत करके एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण किया। और इसके बाद गोरखा सेना ने अपना विस्तार अभियान शुरू किया। कई वर्षों तक युद्ध और राजनीतिक रणनीति चलती रही, और फिर आया वह क्षण जिसने इतिहास को बदल दिया। सन 1768 1768 गोरखा सेना ने काठमांडू घाटी पर विजय प्राप्त कर ली। काठमांडू, पाटन, भक्तपुर जैसे समृद्ध नगर राज्य गोरखा शासन के अधीन आ गए, और यही वह घटना थी जिसे आधुनिक नेपाल के जन्म का आधार माना जाता है। और काठमांडू को नई राजधानी बनाई गई, और पहली बार एक संगठित नेपाली राज्य का उदय हुआ। लेकिन पृथ्वी नारायण शाह का सपना केवल काठमांडू तक सीमित नहीं था। उनके लिए शुरुआत थी, अंत नहीं। काठमांडू के विजय के बाद गोरखा साम्राज्य लगातार जो है वो विस्तार करने लगा,
और नेपाल की सेनाएं पश्चिम की ओर बढ़ी और पूर्व की ओर भी बढ़ी और कुछ ही दशकों में हिमालय के विशाल भूभाग पर गोरखा शक्ति का प्रभाव दिखाई देने लगा। अब नेपाल केवल एक पहाड़ी राज्य नहीं था, वह उभरता हुआ क्षेत्रीय साम्राज्य है बन चुका था और यही विस्तार आगे चलकर उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है टकराव की स्थिति में लेकर आया। साथियों, काठमांडू के विजय के बाद आधुनिक नेपाल का जन्म तो हो चुका था, लेकिन गोरखा शासकों की महत्वाकांक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। पृथ्वी नारायण शाह की मृत्यु के बाद भी विस्तार का अभियान रुका नहीं। उनके उत्तराधिकारी और गोरखा सेनापतियों ने उसी नीति को आगे बढ़ाया। अगले कुछ दशकों में गोरखा सेना लगातार नई नई दिशाओं में आगे बढ़ती रही। पश्चिम की ओर पहले छोटे पहाड़ी राज्यों को अपने अधीन किया, फिर कुमाऊं के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया और उसके बाद गढ़वाल के बड़े हिस्से गोरखा शासन के अधीन आ गए। गोरखा सेनाएं आगे बढ़ते बढ़ते हिमालय के पश्चिम पहाड़ियों तक पहुंच गए और उनका प्रभाव कांगड़ा क्षेत्र की दिशा तक महसूस किया जाने लगा और कुछ समय के लिए नेपाल साम्राज्य की पश्चिमी सीमा सतलज नदी के आसपास पहुंच गई। दूसरी ओर गोरखा का विस्तार पूरब की तरफ जारी था। नेपाल ने सिक्किम के बड़े क्षेत्र पर प्रभाव स्थापित किया। गोरखा सेनाएं आगे बढ़ते हुए तिस्ता नदी तक पहुंच चुकी थी, लेकिन विस्तार केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं था। दक्षिण में उपजाऊ तराई क्षेत्र धीरे धीरे गोरखा शासन के अधीन आ गए। तराई की भूमि कृषि, व्यापार, राजस्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, इसलिए नेपाल के शासक इन्हें इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण मजबूत करना चाहते थे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक नेपाल अपने इतिहास के सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार तक पहुंच चुका था। यह वह समय था जब गोरखा साम्राज्य हिमालय के सबसे शक्तिशाली और राजनीतिक शक्तियों में से एक बन चुका था और आज ग्रेटर नेपाल का समर्थन करने वाले समूह इसी काल को नेपाल का स्वर्णिम विस्तार काल मानते हैं। उनका तर्क है कि उस समय नेपाल का भूभाग वर्तमान नेपाल से कहीं अधिक जो है वो विशाल था, इसलिए वो उस दौर को ऐतिहासिक नेपाल या ग्रेटर नेपाल के आधिकारिक भूमि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इतिहास केवल एक शक्ति के उदय की कहानी नहीं होता, क्योंकि उसी समय भारतीय उपमहाद्वीप में एक दूसरे शक्ति तेजी से उभर रही थी और ऐसी शक्ति जिसके पास आधुनिक सेना थी, विशाल आर्थिक संसाधन मौजूद थे और पूरे भारत पर अपना प्रभाव बढ़ाने की महत्वाकांक्षा थी और यह शक्ति थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। एक और हिमालय में फैलता हुआ गोरखा साम्राज्य और दूसरी ओर भारत में विस्तार करती हुई ईस्ट इंडिया कंपनी। दोनों शक्तियां धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रही थी, सीमाएं टकराने लगी, व्यापारिक हित टकराने लगे और विवाद बढ़ने लगा और संघर्ष लगभग तय था। जल्द ही यही तनाव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक हुआ, जिसे हम एंग्लो नेपाल युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम नेपाल था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अगर हम बात करें तो दो विस्तारवादी शक्तियां आमने सामने खड़ी थी। उत्तर में तेजी से फैलता हुआ गोरखा साम्राज्य और दक्षिण में भारत के विशाल हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर चुका ईस्ट इंडिया कंपनी। संघर्ष अब लगभग अपरिहार्य हो चुका था। सीमा क्षेत्र में लगातार विवाद बढ़ रहे थे। तराई के उपजाऊ इलाकों पर दोनों पक्ष दावा कर रहे थे। व्यापारिक मार्ग और राजस्व स्रोतों को लेकर तनाव बढ़ रहा था और सबसे महत्वपूर्ण बात, नेपाल का लगातार विस्तार ब्रिटिश अधिकारियों के लिए चिंता का विषय बन गया था। आखिरकार 1814 का वह क्षण आया जब दोनों शक्तियां एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में जो है वो उतर गई। इतिहास में इस संघर्ष को एंग्लो नेपाल युद्ध के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश अधिकारियों को शुरुआत में विश्वास था कि वह युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा। उन्हें लगा कि आधुनिक हथियारों और बड़े संसाधनों के माध्यम से हम नेपाल पर जल्दी जीत पा जाएंगे और नेपाल उनके सामने अधिक देर तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग निकली। गोरखा सैनिकों ने असाधारण साहस और युद्धक कौशल का प्रदर्शन किया। हिमालयी पहाड़ियों, किलों और दुर्गम रास्तों का लाभ उठाकर उन्होंने ब्रिटिश सेना को कई मोर्चों पर रोक दिया। नेपाली योद्धाओं की बहादुरी ने ब्रिटिश अधिकारियों को प्रभावित किया और कई लड़ाइयों में ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा और इसमें सबसे चर्चित जो घटना थी वो थी नाला पानी का युद्ध। यहां गोरखा कमांडर बलभद्र कुंवर और उनके सैनिकों ने अत्यंत सीमित संसाधनों के बावजूद लंबे समय तक प्रतिरोध किया। युद्ध के शुरुआती चरण में ब्रिटिश सेना को बड़ा झटका तब लगा जब रोलो गिलस्पे नाला पानी अभियान के दौरान मारे गए थे और यह घटना ब्रिटिश प्रतिष्ठा के ऊपर एक गंभीर आघात के रूप में जो है वो पहुंच चुका था। वर्तमान आपको विस्तार काली रिवर से लेकर मीची रिवर तक जो है वो देखने को मिलेगी। तो हमने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम नेपाल के इस युद्ध के बारे में आपके साथ चर्चा की शुरुआत की है और ये आपके स्क्रीन पर जो है वो पृथ्वीराज शाह है, जिन्होंने नेपाल के आधुनिक नेपाल के संगठन के बारे में। तो क्या नेपाल ने अपनी 2/3 भूमि खो दी थी 1816 की सुगौली संधि के बाद? इसी पर हमारा चर्चा जो है वो बढ़ रहा है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने कहा कि जब ब्रिटिश सेनापति की मृत्यु हुई तो यह ब्रिटिश प्रतिष्ठा के ऊपर एक गंभीर आघात था, नाला पानी का युद्ध। और ब्रिटिश नेतृत्व समझ चुका था कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगी। ब्रिटिश साम्राज्य के पास विशाल आर्थिक संसाधन थे, नई सेना लगातार युद्ध में भेजी जा सकती थी,
दूसरी ओर नेपाल के संसाधन सीमित थे, लंबे युद्ध का बोझ बढ़ता जा रहा था, हथियार, रसद, सैनिकों की कमी महसूस होने लगी। ब्रिटिश सेना धीरे धीरे कई रणनीतिक क्षेत्रों पर कब्जा करने लगी। नेपाली सेना का साहस बरकरार था, लेकिन संसाधनों का संतुलन अब स्पष्ट रूप से ब्रिटिश पक्ष की ओर झुक चुका था। लगातार सैन्य दबाव और बढ़ते नुकसान के बीच नेपाल की स्थिति कमजोर पड़ने लगी। अब युद्ध जीतना कठिन दिखाई देने लगा। अंततः नेपाल के शासकों ने समझ लिया कि यदि संघर्ष जारी रहा और अधिक क्षेत्र और संसाधन खोने पड़ सकते हैं, और यहीं से शुरुआत हुई शांति वार्ता की प्रक्रिया की। एक ऐसी वार्ता जो केवल युद्ध के समाप्त होने तक नहीं थी। ये वार्ता जो है पूरे दक्षिण एशिया के राजनीतिक भूगोल को बदलने वाली थी, क्योंकि अगले चरण में हस्ताक्षर होने वाले थे एक ऐसे समझौते पर जिसका नाम आज भी भारत नेपाल के संबंधों और ग्रेटर नेपाल के बहस का केंद्र है, वो है सुगौली की संधि। साथियों, इस संधि में नेपाल ने बहुत सारे क्षेत्र खो दिए, और यही सुगौली की संधि है जिसको लेकर 200 साल बाद भी विवाद का विषय बना हुआ है। सुगौली की संधि जिसने नेपाल के नक्शे को बदल दिया। 1814 से लेकर 1816 तक चला एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद नेपाल को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, और मजबूर हुआ भी। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये पेपर की कटिंग है उस समय की, पेपर की कटिंग नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी कटिंग हम कहें। और ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ट्रीटी बिटवीन द इंग्लिश एंड राजा विक्रम शाह ऑफ नेपाल डेटेड द 2nd of December 1850। The Treaty of Peace between the Honorable East India Company and Maharaja Bikram Shah, Raja of Nepal, settled between the Lieutenant Colonel Badshaw on the part of Honorable Company in virtue of full power vested in him by His Excellency the right of Honorable Francis Earl of Moira, Knight of the Most Noble Order of a Greater on His Majesty। तो ये सारी की सारी बातें जो है इसके ऊपर लिखा गया है। आर्टिकल फर्स्ट में लिखा हुआ है, देयर शेल बी अ perpetual peace and friendship between the Honorable East India Company and the Raja of Nepal। तो ये ट्रिटी है, जिस ट्रिटी का ये पेपर आपके सामने है। 6 जनवरी 1818 कैंप एट मुंडीसूर को जो एक कॉपी दिया गया था, उसी का ये लेटर आपकी स्क्रीन पर है, जिसको कि मैं आपके सामने लेकर आया। 1814 से 1816 तक चले एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद नेपाल को एक ऐसी संधि स्वीकार करनी पड़ी जिसने उसके भूगोल और भविष्य दोनों को बदल दिया। 2 दिसंबर 1815 को नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच इस पर हस्ताक्षर हुआ, और उसके बाद 4 मार्च 1816 को यह संधि औपचारिक रूप से लागू हुई। यह केवल एक शांति समझौता नहीं, बल्कि नेपाल के इतिहास का सबसे बड़ा क्षेत्रीय परिवर्तन था। और संधि की प्रमुख शर्तें ये थी कि इसके तहत नेपाल को अपने विशाल भूभाग का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना पड़ा। नेपाल ने कुमाऊं, गढ़वाल, दार्जिलिंग तक के क्षेत्र में अपने प्रभाव को और सिक्किम पर अपने नियंत्रण को खो दिया। पश्चिम तराई के कई उपजाऊ क्षेत्र नई सीमाओं का निर्धारण सुगौली संधि के बाद नेपाल की सीमाएं पहले से बहुत ज्यादा, अगर हम बात करें तो छोटी हो गई, और पहली बार स्पष्ट रूप से निर्धारित हुई, जिसमें पश्चिम में महाकाली नदी और पूरब में मीठी नदी, और यहीं से आधुनिक नेपाल की भौगोलिक पहचान की नींव पड़ी। नेपाल के कुछ राष्ट्रवादी समूह का मानना है कि सुगौली संधि अन्यायपूर्ण थी और नेपाल ने युद्ध के दबाव में अपने ऐतिहासिक क्षेत्र को खो दिया। इसी कारण आज भी ग्रेटर नेपाल की अवधारणा सामने आती है, जिसमें संधि से पहले के नेपाल के नक्शे का उल्लेख किया जाता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान नेपाल की सीमाएं सुगौली संधि के बाद के समझौते के आधार पर ही मान्य जो है वो मानी जाती है। सुगौली संधि केवल एक युद्ध का अंत नहीं साथियों, यह एक ऐतिहासिक मोड़ था जिसने नेपाल के विस्तारवादी दौर को समाप्त किया और आधुनिक नेपाल की सीमाओं को आकार दिया। सुगौली संधि के बाद नेपाल के क्षेत्रीय नुकसान को लेकर आज भी बहस जारी है। नेपाल के कई राष्ट्रवादी समूह के द्वारा यह दावा किया जाता है कि संधि के कारण नेपाल ने अपने 2/3 भूमि को खो दी और उसका ऐतिहासिक विस्तार समाप्त हो गया। नेपाल के कुछ समाचार पत्र, लेख और राजनीतिक अभियानों में सुगौली संधि को राष्ट्रीय अपमान और विदेशी दबाव में हुई संधि के रूप में प्रस्तुत किया गया, और इसी सोच को आगे ले जाकर ग्रेटर नेपाल की अवधारणा को बल मिला, जिसमें 1800 से पहले के गोरखा साम्राज्य के नक्शे का उल्लेख किया जाता है। हालांकि सभी इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है कि नेपाल ने वास्तव में अपने 2/3 भूमि को खोया है। कुछ इतिहासकार का यह तर्क है कि गोरखा राज्य ने जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया था उनमें से कई पर उसका नियंत्रण अपेक्षाकृत अभी नया ही था। कुछ क्षेत्रों में प्रशासनिक पकड़ बहुत ही सीमित थी, इसलिए क्षेत्रीय नुकसान को केवल वर्तमान नक्शे से तुलना करके नहीं समझा जा सकता। दूसरी ओर कई शोधकर्ता ये मानते हैं कि नेपाल ने अपने विस्तारवादी काल में प्राप्त विशाल भूभाग का बड़ा हिस्सा खो दिया था, जिससे उसकी रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव कम हुए। इतिहासकारों के बीच में मतभेद जितने हों, एक बात तो निर्विवाद है कि 1816 के बाद नेपाल का क्षेत्रफल पहले की तुलना में काफी कम हो गया था।
सुगौली संधि ने नेपाल के विस्तार को रोक दिया, उसे वर्तमान सीमाओं के भीतर एक हिमालयी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया और यही कारण है कि आज भी नेपाल की राजनीतिक राष्ट्रवाद और भारत नेपाल संबंधों की चर्चा सुगौली संधि के नाम पर बार-बार सामने आता है। दिलचस्प बात यह है कि ग्रेटर नेपाल की अवधारणा स्वयं 1816 के सुगौली संधि के समय नहीं उभरी थी। यह विचार आधुनिक दौर में विशेष रूप से 20वीं शताब्दी के अंत में अधिक लोकप्रिय हुआ। साथियों, काठमांडू में ग्रेटर नेपाल कमेटी नामक एक संगठन का गठन 1991 में किया गया। इस संगठन ने विभिन्न देशों के दूतावासों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को पत्र भेजकर दावा किया कि सुगौली की संधि के पहले गोरखा राज्य के नियंत्रण में रहे क्षेत्र को नेपाल का ऐतिहासिक अधिकार था और क्षेत्रों को पुनः जो है उस पर विचार करना चाहिए कि इस क्षेत्र को वापस किया जाए। इसके बाद ग्रेटर नेपाल नेशनलिस्ट फ्रंट जैसे राष्ट्रवादी संगठन भी सामने आए और इन संगठनों के द्वारा प्रकाशित नक्शे जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे हैं, निम्न क्षेत्रों को स्पेशली अगर हम बात करें तो इधर से शिमला का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, कुमाऊं का क्षेत्र, इधर पूरब की तरफ आएंगे तो आपको दार्जिलिंग और सिक्किम का क्षेत्र जो है, और नीचे के तराई के क्षेत्रों के बारे में अगर हम बात करें तो अध्ययन इसको विस्तारित करके नक्शों में अगर हम बात करें तो गोरखपुर, देवरिया, बलिया, बनारस तक के क्षेत्रों को जो है दर्शाया गया। हालांकि ऐसे दावों को मुख्य धारा से इतिहासकार और अधिकांश शोधकर्ता स्वीकार नहीं करते। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आंदोलन मुख्यतः एक कुछ राष्ट्रवादी संगठनों और कार्यकर्ताओं तक ही सीमित था। नेपाल की किसी भी सरकार ने आधिकारिक रूप से भारत से इन क्षेत्रों की वापसी की मांग नहीं की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और नेपाल की वर्तमान सीमाएं ही मान्य हैं और दोनों देश इन्हीं सीमाओं के आधार पर अपने राजनयिक संबंध को संचालित करते हैं। इस प्रकार ग्रेटर नेपाल एक ऐतिहासिक स्मृति से प्रेरित आधुनिक राष्ट्रवादी विचारधारा का रूप लेकर उभरा। 1816 की सुगौली संधि के लगभग अगर हम बात करें तो 210 साल हो चुके हैं और इसके बाद जो आंदोलन लगभग ये आंदोलन जो शुरू हुआ वो 175 वर्ष के बाद आंदोलन शुरू हुआ और समय समय पर नेपाल की राजनीति और राष्ट्रवादी विमर्श का के रूप में इसको देखा जाता है, लेकिन इसे नेपाल की आधिकारिक विदेश नीति का हिस्सा नहीं माना जाता और यहीं से ग्रेटर नेपाल का ऐतिहासिक बहस आगे बढ़कर एक राष्ट्रवादी राजनीतिक आंदोलन के रूप में अपनी पहचान बनाने लगा। अब हम इस पूरे विषय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं, क्या नेपाल सरकार वास्तव में ग्रेटर नेपाल की मांग करती है? तो हमने कहा कि आधिकारिक रूप से नहीं, कुछ राष्ट्रवादी वहां की पार्टियां हैं जो इस बात को लेकर आती और आज तक नेपाल के किसी भी आधिकारिक सरकार ने भारत से शिमला, दार्जिलिंग, कुमाऊं, गढ़वाल या अन्य क्षेत्रों को वापस देने की औपचारिक मांग नहीं की। हालांकि नेपाल के कुछ राष्ट्रवादी संगठन और राजनीतिक कार्यकर्ता समय समय पर इस बात को उठाते, इस अवधारणा का समर्थन करते हैं, लेकिन नेपाल सरकार की आधिकारिक नीति ऐसी नहीं। तो नेपाल की विदेश नीति वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के आधार पर मानकर चलती। नेपाल और भारत के बीच में सहयोग के प्रमुख मुद्दे व्यापार और पारगमन है, ऊर्जा सहयोग है, सीमा प्रबंधन है, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध है, सुरक्षा और कूटनीति सहयोग है। इन विषयों पर दोनों देश नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तो फिर ये ग्रेटर नेपाल की चर्चा शुरू कहां से? जैसा कि हमने कहा कि कुछ राष्ट्रवादी संगठन हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक अभियान और ऐतिहासिक बहसों तक ही सीमित है। यह विचार नेपाल के इतिहास और राष्ट्रीय पहचान की जुड़ी भावनाओं को व्यक्त करता है, लेकिन इसे नेपाल की आधिकारिक विदेश नीति के रूप में नहीं माना जाता। तो नेपाल सरकार वर्तमान सीमाओं के भीतर ही अपने विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करती है और यहीं से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रेटर नेपाल और नेपाल सरकार की आधिकारिक नीति दोनों अलग है। लेकिन 2023 में अगर हम बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में उस समय अभी के वर्तमान जो प्रधानमंत्री नेपाल के दिख रहे हैं वो उस समय मेयर थे और उन्होंने अपने कार्यालय में ग्रेटर नेपाल का एक नक्शा प्रदर्शित किया और यह कदम तब उठाया गया जब भारत में नए संसद भवन से जुड़ी एक तस्वीर सामने आई जो कि अखंड भारत की थी और इस अखंड भारत की अवधारणा को लेकर बहस छिड़ गई। नेपाल के कुछ राजनीतिक और सामाजिक समूहों ने इसे प्रतीकात्मक प्रतिक्रिया के रूप में बालेन शाह के कार्यालय में लगाया गया ग्रेटर नेपाल का नक्शा मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चा का विषय बनाया। समर्थकों का कहना यह था कि यह नेपाल के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को दर्शाने वाला एक प्रतीकात्मक कदम था। वहीं आलोचकों का मानना था इससे अनावश्यक भू राजनीतिक विवाद का जो है वो बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण तथ्य अक्सर नजरअंदाज हो जाता है कि क्या नेपाल सरकार का आधिकारिक दावा क्या था। बालेन शाह के द्वारा नक्शा प्रदर्शित करना नेपाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक क्षेत्रीय दावा नहीं था, ना तो नेपाल सरकार ने भारत से किसी क्षेत्र की वापसी की मांग की और इसी प्रकार 2023 का यह विवाद मुख्यतः प्रतीकात्मक राजनीतिक और राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति का उदाहरण था। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से दिखा दिया कि लगभग 200 वर्ष पुरानी सुगौली संधि और ग्रेटर नेपाल की बहस आज भी नेपाल की राजनीति और जन चर्चा में जीवित है और यहीं से सवाल उठता है कि क्या ग्रेटर नेपाल केवल इतिहास की स्मृति है या आधुनिक दक्षिण एशियाई राजनीति में एक प्रतीकात्मक हथियार के रूप में बन चुका है।
साथियों, ग्रेटर नेपाल एक ऐसा विचार है जो इतिहास, राष्ट्रवाद, सामूहिक स्मृति और भू राजनीति के चौराहे पे खड़ा है। इतिहास हमें बताता है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में गोरखा राज्य का प्रभाव वर्तमान नेपाल की सीमाओं से कहीं अधिक विस्तृत था। लेकिन यह भी उतना सत्य है कि 1816 की सुगौली संधि और बाद में समझौते ने आधुनिक नेपाल की सीमाओं को आकार दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ऐतिहासिक दावों के बजाय वर्तमान की मान्यता प्राप्त सीमाओं और संधियों पर आधारित है, और इसी कारण दुनिया के अधिकांश देश वर्तमान भारत नेपाल सीमा को वैध और स्वीकृत मानते हैं। वर्तमान समय में भारत और नेपाल के बीच चर्चा का मुख्य विषय ग्रेटर नेपाल नहीं, बल्कि कुछ विशिष्ट क्षेत्र है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर मैप में दिख रहे हैं, काला पानी, लिपू लेक, ओलंपियाधुरा। इन क्षेत्रों को लेकर दोनों देशों के अलग अलग दावे हैं, लेकिन समाधान कूटनीतिक वार्ता और द्विपक्षीय संवाद के माध्यम से खोजा जा रहा है। इसलिए अधिकांश विशेषज्ञों के अनुसार ग्रेटर नेपाल आज एक सक्रिय सरकारी नीति या यथार्थवादी भू राजनीतिक परियोजना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक स्मृति और राष्ट्रवादी विचारधारा है, जो समय समय पर राजनीतिक और सार्वजनिक विचार विमर्श के रूप में उभरती है। इतिहास को समझना महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि वह हमें बताता है कि वर्तमान सीमाएं और राष्ट्र कैसे बने। लेकिन भविष्य का निर्माण केवल अतीत की स्मृतियों से नहीं, बल्कि सहयोग, स्थिरता और शांतिपूर्ण संबंधों से होता है। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और मानवीय संबंध किसी भी सीमा विवाद से कहीं अधिक व्यापक और गहरे हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि अतीत में सीमाएं कहां थी, यह छोड़ के हम ये ध्यान रखें कि भविष्य में पड़ोसी देश मिलकर किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, या किस प्रकार से मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब निर्णय आपका है, आपको बताना है कि क्या करना है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।